Hello students, welcome to the amazing platform of NCERT वाला। So my dear students, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे और आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 2 पर आ गए हैं। ठीक है, तो मुझे देखने में लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नहीं पढ़ा है ना। यस, तो बेटा डोंट वरी, आप अगर मेरे कहे हिसाब से चलेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसकी गारंटी कौन ले रहा है? मैम ले रही हैं। ठीक है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। एक बार चीज समझ आई उसके बाद में कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो यार थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा विश्वास करो और चलते जाओ, है ना। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ बस वैसे वैसे कर लो, आपको पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया। सॉल्यूशंस हुआ था ना, मैम पे कॉन्फिडेंस रखा था ना, तो बस ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बेटा कल तो हमने बहुत बेसिक चीज पढ़ी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी। ठीक है, यस, आज हम उसको थोड़ा आगे लेके जाने वाले हैं। तो मैम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा आज के टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल जो होते हैं, अब आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बता दिया जिसमें आप गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ चुके हैं। तो बेटा अब हम सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। हर सेल में कैथोड एनोड होता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, जैसे आप सभी के नाम होते हैं ना, यस, तो किसी का नाम लिया, अगर किसी का भी नाम लिया, लेटर से रोहित नाम लिया, तो हमें पता है कि रोहित कौन है ना। सेम उसी तरह से जब आप रिप्रेजेंटेशन करना सीख जाएंगे तो तब आप आराम से जस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन से सेल की बात हो रही है और सेल में क्या इलेक्ट्रोड है, क्या कैथोड है और कैसी रिएक्शंस हो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, एक ही चीज से 1000 चीजें समझ आ जाएंगी। अमेजिंग। उसके बाद में बेटा हम पढ़ेंगे शी, गर्ल शी। यस, तो बेटा हम ना शी को पढ़ने वाले हैं, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यस, तो जितना कवर होगा आज हम उतना कर लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो चलो भाई आज की कहानी शुरू करते हैं विद दी सेल रिप्रेजेंटेशन, या फिर जिसको आप सेल नोटेशन भी कहते हो। ठीक है, तो बेटा अब आपको इसमें समझना क्या है, किस तरीके से करना है, 1 बाय 1 हम चलेंगे। एक सेकेंड रुक जाओ बस। ठीक है, तो बेटा जब भी आप कोई भी सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप जब भी कोई सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये शुरू करने से पहले हम एक पेज ऐड कर देते हैं और उसको समझ लेते हैं। अब देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको समझना क्या है। सेल रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं। पहले मैं सिर्फ लेमैन लैंग्वेज में आपको बोल के बताऊंगी, उसके बाद में वही चीजें लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। तो अब होता क्या है, सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन में आप इस तरीके से 2 स्ट्रेट लाइंस देखेंगे। इस तरीके से 2 स्ट्रेट लाइंस देखेंगे। तो आपको पता है कि एक सेल में एक इलेक्ट्रोड होता है और एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए आप ये डबल लाइन ऐड करते हैं। ठीक है, और ये जो डबल लाइन होती है एक्चुअली ये क्या डिनोट करती है, सॉल्ट ब्रिज को। ये क्या डिनोट करती है, सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, अब पहली बात आपको क्लियर होगी कि भाई चाहे कोई भी सेल हो उसमें ये रिप्रेजेंट करना तो जरूरी है, क्योंकि कैथोड भी होगा एनोड भी होगा, दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करना भी जरूरी है। उसके बाद में बेटा हमेशा 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 याद रखना कि जो आपका सॉल्ट ब्रिज है उसके लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा, उसके लेफ्ट हैंड साइड हमेशा एनोडिक रिएक्शन लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, एनोडिक रिएक्शन लिखी जाएगी। हमेशा सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोडिक रिएक्शन आएगी और सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड हमेशा बेटा कैथोडिक रिएक्शन आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन में तो कभी भी कोई सेल रिप्रेजेंटेशन मिला जिसके सॉल्ट ब्रिज में अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा है तो मतलब वो एनोड पे रिएक्शंस हो रही हैं, और अगर राइट हैंड साइड लिखा है तो यानी कि वो कैथोड पे रिएक्शंस हो रही हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद होता क्या है, अब मैम आपको एक एग्जांपल देती है। जैसे कि मान लो कि आपके एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक जो है वो जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो समझ आ रहा है मैम, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो एनोड पे यही रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो बेटा अब यहां पर क्या होगा
कि जो आपकी एनोड रिएक्शंस है उसके अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमेशा याद रखना कि पहले यहां पर आयंस आते हैं, पहले यहां पर आयंस लिखे जाते हैं, ठीक है, आयंस लिखे जाएंगे हमेशा। आयंस बहुत डरपोक होते हैं तो वो बाहर की साइड नहीं रह सकते। जब मम्मी और बेटा चलते हैं तो ऐसा होता है ना कि हमेशा जब रोड पे आप चल रहे होते हो तो मम्मी अपने बच्चे को दूसरी साइड रखती हैं और जिस साइड व्हीकल्स आ रहे होते हैं उस साइड मम्मी या पापा चलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम सेफ हैं, हम ध्यान रख सकते हैं अपना, लेकिन ये छोटा बच्चा है, ये डरता है, ये ध्यान नहीं रख सकता। तो सेम उसी तरह से आयंस जो होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। तो आयंस हमेशा अंदर की साइड होंगे और आपके सॉलिड और गैसियस स्टेट जो है वो बाहर की साइड होंगे। आयंस के बाद में बेटा आप यहां पर गैसेस लिखते हो, यहां पर फिर आपकी गैसेस आती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां पे बताना चाहती हूं, आयंस के बाद में मैंने एक लाइन लगाई, इस लाइन को मैं दूसरे कलर से लगाती हूं, ग्रीन से लगाती हूं, ठीक है, ये मैंने लगाई और फिर मैंने लिखा कि यहां पर गैसेस आती हैं, ठीक है। और बेटा जब गैसेस सारी खत्म हो जाती हैं तो लास्ट में जो सबसे बड़ा होता है फैमिली का, दैट इज सॉलिड, लास्ट में आती है आपकी सॉलिड स्टेट। लास्ट में क्या आती है? आपकी सॉलिड स्टेट। अब आप इस चीज को समझोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो डबल लाइंस है ये डिनोट करती हैं सॉल्ट ब्रिज को, और ये जो सिंगल लाइंस है ये क्या करती हैं बेटा? फेज जब चेंज हो रहा होता है ना, जैसे आयंस है, एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन के बाद में गैसेस, और फिर गैसेस से जब आप सॉलिड के बीच में जाओगे तो आप एक लाइन लगाओगे, वो आपको फेज चेंज के बारे में बताती है, ठीक है। अगर एनोड में ऐसा हो रहा है तो सेम ऐसा ही कैथोड में भी होता है। कैथोड में क्या होगा? कैथोड में भी मैम पहले इधर आयंस लिखेंगे अंदर की साइड, क्योंकि आयंस डरते हैं, उसके बाद में मैम गैस आती है और लास्ट में आपका सॉलिड आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं और इनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंगल सिंगल लाइन बनाते हैं। तो हम यहां पर मैम सिंगल सिंगल लाइन बना देते हैं। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये होती है बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ओके। तो मैम हमने डबल लाइन बनाई, सॉल्ट ब्रिज बनाया, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड एनोडिक रिएक्शन लिखी और राइट हैंड साइड कैथोडिक रिएक्शन के स्पीशीज लिखे। अब आपको मैंने इतना तो समझा दिया, ठीक है। लेट अस से यहां पर बेटा आपके कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो है कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बना रहा है सॉलिड, ठीक है। आपको पता है ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है क्योंकि आयन है, और ये भी एक्वस है। अब आपका ये सेल है भाई, आपको इस सेल की रिप्रेजेंटेशन करनी है। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है मैम, ये मेरी एनोड और कैथोड पे रिएक्शन हो रही है तो ये मेरा सेल है। अगर मुझे इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है तो आपने मेरे को बहुत क्रिस्टल क्लियर बताया है कि सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज बना लो, तो सॉल्ट ब्रिज बना लिया। उसके बाद में मैम इसके लेफ्ट हैंड साइड एनोड की रिएक्शंस आएंगी, तो यहां पे मैम मेरा एनोड ये है। अब एनोड के अंदर बेटा मैंने बोला पहले आएंगे सारे के सारे आयंस, तो आपके पास आयंस कौन से हैं मैम? सिर्फ एक ही है, जिंक 2+, तो सबसे पहले लिखो जिंक 2+ एक्वस, तो ये आपने पहली चीज लिख दी। फिर आप एक लाइन लगा दो क्योंकि और कोई आयन नहीं है। इसके बाद में आपके पास में एक सॉलिड स्टेट है, तो यहां लिख दो जिंक सॉलिड, गैस तो है ही नहीं, तो यानी कि ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। यहां से आपको पता चल गया कि एनोड पे यहां पर ये हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप कैथोड की साइड जाओगे तो कैथोड में भी सेम यही चीज अप्लाई करो। आयंस डरते हैं तो आयंस पहले आएंगे, तो यहां पर आयन क्या है? कॉपर 2+, और उसके बाद में मैम और कुछ है नहीं तो कॉपर 2+ लगाया। एक सेकेंड, एक्वस नहीं लिखा बेटा, यहां पर एक्वस लिख दो। उसके बाद में एक सिंगल लाइन लगाएंगे, ठीक है, एक्वस हो गया। उसके बाद में सॉलिड लिखना है तो कॉपर सॉलिड, तो यहां आ जाएगा आपका कॉपर सॉलिड। तो हमेशा सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करनी है। अब इमेजिन करो कि ये ना दिया होता और ये सेल रिप्रेजेंटेशन दी होती। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दी होती तो आप इससे कैसे फाइंड आउट कर सकते थे कि आपकी हाफ सेल रिएक्शंस क्या क्या हैं? देखो, अब इमेजिन यही करना है आपको कि मुझे ना ये नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ, इसको इग्नोर करो। अब देखो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, मुझे पता है कि सॉल्ट ब्रिज, ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है, और मैम सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड एनोड होता है, तो ये मेरा एनोड होगा और ये जो होगा वो मेरा कैथोड होगा, मुझे इतना पता है। उसके बाद में अगर मेरे पास एनोड पे जिंक सॉलिड और जिंक 2+ है, तो मुझे पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो भी रिएक्शन आएगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉन लूज कैसे हो सकते हैं? जिंक और जिंक 2+ में। अगर मैं जिंक को जिंक 2+
+2 इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगी तभी तो लॉस होगा ना। अगर इसका उल्टा लिख दोगे वो तो मैम रिडक्शन हो जाएगा, और एनोड पे रिडक्शन होता नहीं है। तो इसीलिए दोनों स्पीशीज को देख के आपको ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को खुद से लिखना है। तो ये रिएक्शन जो है वो मेरी एनोड की हो गई। अगर ये समझ आया तो कैथोड की रिएक्शन लिख दो। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कि मैम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैम यहां पर कॉपर जो है वो 2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो मुझे कॉपर मिलेगा, है ना? नहीं थोड़ी मिल सकता है। अगर इसका उल्टा कर दूंगी तो वो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और कैथोड पे ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो यानी कि आपको स्पीशीज को देख के फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस भी लिखनी हो सकती हैं। अब बेटा जो अगली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगी वो क्या है कि एक सेल के अंदर एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है। ठीक है बेटा? तो जो एनोड वाली रिएक्शन होती है उसको कहा जाता है हाफ सेल रिएक्शन। इसका एक नाम होता है जो है हाफ सेल रिएक्शन। मैं फिर से भी समझा दूंगी पर अभी समझ लो ये क्या है बेटा, आपकी हाफ सेल रिएक्शन, आधी सेल रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। अब एक दूसरा कैथोड है आपका, उस पे जो रिएक्शन होगी वो भी क्या होगी? हाफ सेल रिएक्शन। तो इसको भी लिख दो हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है बेटा, दो हाफ सेल रिएक्शंस कैथोड और एनोड की जब आप एक साथ ज्वाइन करते हो, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो क्या करूंगी बेटा, ध्यान से देखो। 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, कैंसिल हो जाएंगे, और जो आपको इनको ऐड करके मिलेगा वो क्या मिलेगा? जिंक प्लस कॉपर 2+ विल गिव यू कॉपर प्लस Cu, जिंक 2+, जिंक 2+, है ना? तो बेटा अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो दो हाफ सेल रिएक्शंस एनोड और कैथोड की मिलाकर हमें क्या मिल रही है? एक कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल रही है, और इसको कहते हैं नेट सेल रिएक्शन। और जो आपकी नेट सेल रिएक्शन होती है, हमेशा याद रखना कि नेट सेल रिएक्शन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने के बाद ही आपको नेट सेल रिएक्शन मिलती है। हाफ सेल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब भी आप दोनों को जोड़ोगे तो नेट सेल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, जब आगे आएंगी तो मैं फिर से डिस्कस करवा दूंगी, अभी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अभी आपको क्या ध्यान रखना है? डबल लाइंस यानी कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड एनोडिक रिएक्शंस, राइट हैंड साइड कैथोडिक रिएक्शंस। हमेशा आयंस डरपोक होते हैं, तो आयंस अंदर की साइड रहेंगे, उससे थोड़े करेजियस गैस वाले होते हैं तो वो गैस रहेगा, और फिर गैस के आगे वाला आपका सॉलिड रहेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से कैथोड पे होगा। तो जब सेल रिप्रेजेंटेशन दी हो तो उसको ध्यान में रख के आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, डोंट वरी। ठीक है, अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखती हूँ। मैंने देखा एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था, मैम थोड़ा धीरे बोला करो, समझ नहीं आता। बेटा मैं हर चीज को ना 2 बार रिपीट करती हूँ। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि इस स्पीड से स्लो स्पीड नहीं हो सकती है, तो आपको अपनी ग्रास्पिंग थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अटेंशन इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं इससे कम अगर धीरे धीरे कराने लगी ना तो सिलेबस कभी नहीं हो पाएगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो बियर विद इट। ओके, यस, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको अगर क्लियर है तो अब हम सेल नोटेशन लिखते हैं। लिखे सेल नोटेशन। चलो अब अगर आप सेल नोटेशन लिखोगे तो मैं आपको यहां पे बता रही हूं कि ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। अब अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए और आपको ये बताना है कि इनमें से नेट सेल जो आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको लिखनी है, तो कैसे लिखोगे? देखो, आप कहोगे कि मैम अगर ये मेरा एनोड है तो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, और मेरे को ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखनी आती है। कैसे लिखते हैं? जिंक है तो मैम जिंक जो होगा वो जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स में जाएगा, और मैम ये जो 2+ है ये एक्वस स्टेट होती है और ये सॉलिड स्टेट होती है। अगर मैम यहाँ पे कॉपर है और आप कह रहे हो कि ये कैथोड है, तो कैथोड पे होती है रिडक्शन, तो मैम यहाँ पे तो होगी रिडक्शन। अगर यहाँ रिडक्शन होगी तो मैम कॉपर 2+ जो है एक्वस स्टेट में वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और मेरे को कॉपर सॉलिड दे देगा, है ना? हाँ, तो बेटा एक हाफ सेल रिएक्शन ये हो गई, दूसरी हाफ सेल रिएक्शन ये हो गई आपके पास में, राइट? यस। तो यहां से अब मैम मैं सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं। मुझे बनाना है सॉल्ट ब्रिज, तो यहां पे बना देते हैं सॉल्ट ब्रिज। इस साइड होता है
एनोड की रिएक्शंस। तो ये रहा एनोड, इस पे फोकस करो। इस पे फोकस करके पहले मैं लिखूंगा आयंस, क्योंकि आयंस होते हैं डरपोक। तो मैम आयन है यहाँ पे जिंक 2 प्लस एक्वस। अब बेटा अगर आपको यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई होती, अगर मान लो आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दी होती, तो आप इसके ब्रैकेट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब मैम और कोई आयन नहीं है, अब मेरे पास सॉलिड है, तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन लगाऊंगा और यहां पे जिंक सॉलिड लिख दूंगा। तो मैंने एनोड वाली साइड लिख दी। अब कैथोड वाली साइड चले, चलो। अब कैथोड में क्या होगा, अगेन मैम मुझे पता है आयंस होते हैं डरपोक। मान लो कि यहाँ पर आयन 1 मोलर ही है ये भी, तो मैम आयंस में मैं लिख दूंगा कॉपर 2 प्लस, क्योंकि वो डरपोक है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने 1 मोलर दी हुई है। और मैम उसके बाद में अगर मैं देखूं तो मेरे पास में है कॉपर सॉलिड, उधर देखो कॉपर सॉलिड, तो फिर यहां पर मैं लिख दूंगा कॉपर सॉलिड। डन है ना, यस। तो मैम मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन कर दी, ऐसे सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है आपको। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर हुआ तो अब कुछ कुछ चीजें जो मैम ने अभी तक आपको बताई हैं वो यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल गई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लिखे हुए नोट्स चाहिए होते हैं। तो अब सुनो, पढ़ो। पहली लाइन कहती है दैट द इलेक्ट्रोड्स आर टू बी प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम कॉर्नर्स। अब बेटा जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना वो हमेशा सॉलिड होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोड होगा वो आपका सॉलिड होगा। तो जो सॉलिड होता है वो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, ये आपको बात बोली गई है। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अगला, द LHS रिप्रेजेंट्स एनोड। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको रिप्रेजेंट करती है एनोड। अरे वाह, ये तो हमें पता था। वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और हमें ये भी पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है ना। द RHS रिप्रेजेंट कैथोड, जहां पर क्या होता है, रिडक्शन। तो बेटा बार बार ना आपको रिवाइज करा रहे हैं, अब तक याद हो जाना चाहिए, है ना। आगे देखो, द 2 हाफ सेल्स आर यूजुअली सेपरेटेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। ये जो रिप्रेजेंट हुआ था ना डबल लाइन, वो होता है आपका सॉल्ट ब्रिज। तो वो सेपरेटेड होते हैं बाय द सॉल्ट ब्रिज। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को, क्रिस्टल क्लियर मैम, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। चलो अब अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया है मेटल 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 आयन हाफ सेल। तो यार अब मैंने आपको ये समझा दिया कि अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनकी आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। अब आपको बस ये देखने को मिलेगा कि अलग अलग तरह के सेल्स हैं। जैसे कि आपके पास में एक मेटल होगा कैथोड पे या फिर एनोड पे, इलेक्ट्रोड पे, और उसी का सोल्यूशन होगा। ठीक है, उसके आगे और अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें कि मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, तो अब आपको बेटा मैं यहाँ पर क्या समझाना चाहती हूँ, इमेजिन करो कि यहाँ पर आपके पास है जिंक सॉलिड। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, जिंक सॉलिड का है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन जो होगा वो बेटा इसी का सोल्यूशन होगा, यानी कि जिंक 2 प्लस एक्वस आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। ध्यान से सुनो, मेटल मेटल आयन हाफ सेल का मतलब होता है कि जो आपका मेटालिक इलेक्ट्रोड है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है वो जिस मेटल का है उसी का सोल्यूशन आपको मिले। ठीक है, और मोस्टली हमेशा इलेक्ट्रोड में ऐसा ही होता है। अब ये हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये एनोड है या कैथोड है, तो हमें ये देखना है कि ये एनोड है या कैथोड है। ठीक है, चलो अब इमेजिन करो, मैं आपको खुद से बता रही हूं, मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रही हूं। यहां पर मैं केस 1 लिख देती हूं। मान लो आपके केस 1 में मैम बता रही है कि ये क्या है, एक एनोड है। अब बेटा अगर ये एक एनोड है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैम एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो आप लिखोगे केस 1। केस 1 में आप लिखोगे एनोड, एनोड पे होती है मैम ऑक्सीडेशन, तो यहां पर होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। आपके पास में 2 स्पीशीज है, एक जिंक सॉलिड है, एक जिंक 2 प्लस है। तो इससे आप ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कैसे बना सकते हो, मैम ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बनाने के लिए मुझे पता है दैट जो जिंक सॉलिड है वो आपको दे देगा जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो मैम ये जो है ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन, और ये मैंने एनोड की रिएक्शन लिख दी। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एनोड हाफ सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे कि मैम सॉल्ट ब्रिज आएगा पहले, और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड जो होगा, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड एनोड आएगा। तो आपके सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड एनोड होगा, और मैम इसमें जो आयन है वो डरपोक है तो वो पहले लिख देंगे। तो आयन यहां पर आपके पास में होगा जिंक 2 प्लस एक्वस।
उसके बाद में मैम हमारे पास में सॉलिड है, तो फिर हम लिख देंगे जिंक सॉलिड। तो बेटा ये आपने क्या किया, आपने एक हाफ सेल, सिर्फ एनोड की रिएक्शन लिख रहे हो तो आपने एक हाफ सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन कर दी ऐसे, ठीक है। अब अगर दूसरा मैं आपको होमवर्क दे दूं तो क्या आप कर दोगे? दूसरा आपका बेटा ये होमवर्क होगा केस 2। अब मैंने केस 2 में क्या बोला कि ये है एक कैथोड। अगर बेटा यही आपका कैथोड हो जाता, होमवर्क फिर मैं आगे वाला दे दूंगी क्योंकि ये तो मुझे समझाने दो एक बार। अगर मैं केस 2 में आपको बोल दूं कि ये आपका कैथोड है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? मैम केस 2 सेज दैट इट इज कैथोड एंड आई नो दैट कैथोड पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और मेरे पास यही दो स्पीशीज हैं तो इनमें मैं गेन करा देती हूं इलेक्ट्रॉन का, यानी कि जिंक 2+ जो है इस बार 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा और मुझे मिल जाएगा क्या? जिंक सॉलिड, है ना, और मुझे मिल जाएगा जिंक सॉलिड। तो ये क्या हो गई बेटा? ये हो गई आपकी रिडक्शन की रिएक्शन, यानी कि कैथोड पे रिएक्शन। अगर आपको इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप फिर से सॉल्ट ब्रिज बनाओगे और आप कहोगे कि मैम इस बार राइट हैंड साइड कैथोड की स्पीशीज आती है, पहले आयन आता है तो आयन लिख देंगे जिंक 2+ और उसके बाद में लिख देंगे जिंक सॉलिड। तो बेटा आपको हमेशा इलेक्ट्रोड के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी कि वो सॉलिड क्या, कि वो सॉलिड है या सॉरी इलेक्ट्रोड के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी कि वो एनोड है या कैथोड है, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग सेल रिप्रेजेंटेशन कर सको। यहां से हम ये समझे कि हर एक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। आपको बस उसको लिखना आना चाहिए। क्लियर है? कोई इशू नहीं है यहां तक? परफेक्ट। अब यहां तक अगर आपको समझ आया तो अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या है बेटा? एक बार इसको ऐसे ही लिखो। अगला पार्ट यहां पर क्या है? दैट यू हैव अ गैस आयन हाफ सेल। आपके पास में क्या है? एक गैस आयन हाफ सेल है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में गैस कौन सी है? यू हैव H2 गैस और आपके पास में बेटा H+ आयन प्रेजेंट है, ठीक है, H+ एक्वस प्रेजेंट है। चलो ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब बेटा अगेन ये भी इलेक्ट्रोड एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है, बिल्कुल। तो आपको एक तरह की रिएक्शन मैं लिखाऊंगी, दूसरा आपका होमवर्क होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि केस 1 में ये है आपका एनोड, तो आप क्या कहोगे? मैम केस 1 में हमारे पास ये है एनोड, तो यहां लिख देते हैं भाई केस 1 यानी कि एनोड, और एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। और मैम अगर ऑक्सीडेशन है और मेरे पास गैस है और आयन है तो मुझे क्या करना है? मुझे मैम इसकी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखनी है। तो ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए। तो कैसे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे बेटा? H2 गैस जब आपको 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। यहां तक कोई इशू नहीं है? परफेक्ट। अब मैं कहती हूं कि भाई करो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आप क्या कहोगे? एनोड वाली साइड लिखना है मैम, तो यहां पर पहले सॉल्ट ब्रिज बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह कम बचेगी इसलिए मैं पतला सा सॉल्ट ब्रिज बना रही हूं, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज के बाद मैम पहले आता है आयन, क्योंकि आयन होता है डरपोक। इस रिएक्शन में मैम H+ एक्वस जो है वो मेरा आयन है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैंने ना 2 नहीं लिखा, H+ के साथ जो 2 था वो मैम ने नहीं लिखा, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं लिखते हैं। तो आपको ये 2, 3 जो लिखे होते हैं ना, ये नहीं लिखने हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? परफेक्ट। तो H+ एक्वस आपने यहां पे लिख दिया। अब बेटा इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में आप यहां पर गैस है, मैंने बोला था पहले आयन आता है, फिर गैस आती है और फिर सॉलिड आता है। तो मैम मैंने आयन तो लिख दिया, अब मेरे पास इस बार गैस भी है, तो अब आप गैस लिखोगे, तो आप लिखोगे H2 गैस, ठीक है। आपने H2 गैस भी लिख दिया, लेकिन सॉलिड तो अभी भी नहीं आया मैम। फिर सॉलिड कहां से लिखेंगे? सॉलिड ही तो होता है जो सब कुछ बचाता है। तो बेटा जब सॉलिड नहीं दिया हुआ तो आप क्या करोगे? इधर अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास में प्लैटिनम दिया हुआ है, और आपका इस बार जो इलेक्ट्रोड है ना वो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, और प्लैटिनम ना एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। प्लैटिनम क्या होता है? इनर्ट
इलेक्ट्रोड। तो प्लैटिनम आपका एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, और आप इस केस में, जब गैसेस के केस में आपको नहीं दिया हुआ, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, वही आपका सॉलिड होगा। तो यानी कि प्लैटिनम सॉलिड जो है वो आपका लास्ट में लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रोड की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से गैस आयन हाफ सेल होता है कि आपके पास में ये गैस थी और ये इसका आयन था, तो गैस आयन हाफ सेल आप इसे बोल देते हैं। ठीक है, केस 1 अगर समझ आ गया तो केस 2 आपका होमवर्क है। केस 2, अगर ये कैथोड होता, ठीक है, अगर ये कैथोड होता तो क्या होगा, ये है आपका होमवर्क। तो आपको इसका जवाब मैम को देना है। ठीक है बेटा, यस। तो आई होप आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैथोड है तो रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है, उसके हिसाब से सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, कर दोगे, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर अगेन गैस आयन हाफ सेल। ठीक है बेटा, क्या मैं ये होमवर्क दे दूं आपको? केस 1 और केस 2 खुद ट्राई करोगे। अब आपके पास में यहाँ पे Cl2 गैस है, आपके पास में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, और आपके पास में Cl- जो है उसका क्या है बेटा, सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। अगर ये कैथोड होता तो केस 1, और अगर ये केस 2 में एनोड होता तो आप इसकी रिएक्शन कैसे लिखते और सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते। तो ये दोनों चीजें अगेन आपकी होमवर्क होंगी। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से सेल रिप्रेजेंटेशन करना सिखा चुकी हूं, तो अब मैं नहीं चाहती कि बच्चा पार्टी कोई गलती करे। ठीक है, तो 3 सेल रिप्रेजेंटेशंस अब आपके होमवर्क हैं, खुद से ट्राई करना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास में एक गैस आयन हाफ सेल कंप्लीट आ गया। ठीक है, तो वो पीछे वाले आपके होमवर्क थे, ये मैं करा देती हूँ। वो पीछे वाले आपके होमवर्क थे, ये मैं करा देती हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहां पर ये बोल दें कि ये हमारा एनोड है, ये वाली साइड हमारी एनोड है और ये वाली साइड हमारी कैथोड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेल रिप्रेजेंटेशन करना शुरू करेंगे। तो मैम आपने बोला कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो मैम यहां पे कैथोड एनोड लिखूंगी, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और एनोड पे है क्या मेरे पास, H2 गैस है और H+ आयन है, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा तो H2 गैस जो है वो मुझे दे देगी 2H+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये मैंने ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख दी एनोड पे। सिमिलरली बेटा अब आप क्या कर सकते हो, कैथोड की रिएक्शन लिख सकते हो। कैथोड पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा आपका कैथोड, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन को गेन करवा दो। आपके पास में Cl2 है और Cl- है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना है तो कैसे गेन करवाओगे, मैम मेरे पास Cl2 है और मुझे इलेक्ट्रॉन को गेन कराना है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दूंगी, तो मुझे 2Cl- मिल जाएगा। तो ये मैंने रिडक्शन रिएक्शन लिख दी कैथोड पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एनोड और कैथोड लिख दिए। ओके, अब बेटा आप इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैम इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगी, सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं पहले सॉल्ट ब्रिज बनाऊंगी। सॉल्ट ब्रिज के इस साइड आएंगे एनोड की रिएक्शंस, एनोड ये रहा, एनोड में मैम पहले आएगा आयन, तो आपके पास में H+ एक्वस आ जाएगा। और बेटा अगर आप ध्यान से डायग्राम में देखो तो आपके पास H+ की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप ब्रैकेट में 0.1 मोलर भी इसके नीचे लिख दो। जब आपने आयन लिख दिया तो एक लाइन लगा देंगे। अब हम लिखेंगे गैस। गैस क्या है मैम, यहाँ पे H2 गैस है, तो यहाँ पे लिख दो H2 गैस। क्या H2 गैस का प्रेशर दिया हुआ है आपको, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी लिख दो इसके नीचे। फिर हम डैश लगाएंगे, क्योंकि मुझे सॉलिड चाहिए, लास्ट में सॉलिड आता है जो ध्यान रखता है, और यहां पर आपके पास में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, तो आप यहां पे लिखोगे, तो आप यहां पे लिखोगे प्लैटिनम सॉलिड। ठीक है, ये आपने लिख दी एनोड वाली सेल रिप्रेजेंटेशन। अब कैथोड पे चलते हैं। ठीक है, कैथोड पे मैम अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा ये आपकी गैस है और ये आपका एक्वस आयन है, तो मैम सबसे पहले आएगा आयन। आयन क्या है, यहाँ पे Cl- आयन है, और आपको Cl- की क्या कॉन्सेंट्रेशन गिवन है,
1 मोलर है या 0.1 मोलर है? 1 मोलर है, तो मैम 1 मोलर है, ठीक है। तो यहां पर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख दो 1 मोलर। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगी गैस। गैस क्या है? Cl2 गैस है। और बेटा क्या Cl2 गैस का प्रेशर दिया हुआ है? 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, तो 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है मैम, ब्रैकेट में लिख दो 1 एटमॉस्फेयर। और लास्ट में सॉलिड तो आएगा ही आएगा। अब देखो कौन सा इलेक्ट्रोड है वहां पे? प्लैटिनम है, तो मैम प्लैटिनम, तो यहां पे आ जाएगा प्लैटिनम सॉलिड। तो इस तरीके से आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन करनी होती है। कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बेटा यहां पर मैं आपको एक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं वो क्या है? ये आपकी हाफ सेल रिएक्शन है, ये आपकी हाफ सेल रिएक्शन है, ये आपका ऑक्सीडेशन है और ये आपका रिडक्शन है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख लूं इसको, और इसको मैम आप रिडक्शन हाफ सेल लिख सकते हो। बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल्स को जब आप ऐड कर देते हो तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो फिर दोनों में से जिसको भी मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई करो, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करो, और फिर ये कैंसिल होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो कैंसिल होंगे, और आपको मिलेगी H2 गैस प्लस Cl2 गैस, जो आपको देगी 2H प्लस आयन एक्वस स्टेट में प्लस 2Cl माइनस आयन एक्वस स्टेट में। तो बेटा ये जो आपको मिली ये होगी आपकी नेट सेल रिएक्शन। और नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आप यहां पे लिखना चाहते हो तो लिख लो, इन नेट सेल रिएक्शन नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, हाफ सेल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इस नेट सेल रिएक्शन को देखोगे तो आप ये भी बोल सकते हो कि H2 जो है वो H++ इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, तो ये मेरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। Cl2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl में माइनस में जा रहा है, तो ये मेरी रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर नेट सेल रिएक्शन दे दे तो भी आपको सेल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। करेंगे क्वेश्चंस, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, बहुत बढ़िया। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे अब हमें जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनको हमें नोट्स की फॉर्म में लिख कर दिया हुआ है, तो समझ लेते हैं। कहता है दैट टू रिप्रेजेंट द गैस आयन इलेक्ट्रोड, अगर आपको गैस आयन के इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना है, वी मस्ट यूज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड था, गैस आयन के टाइम पे आप एक वैसा इनर्ट इलेक्ट्रोड लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, कार्बन हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड आपको मिले आप वो लिख दो बस, ठीक है। नेक्स्ट कहता है दैट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर नेवर रिटन इन द सेल नोटेशन। जो मैंने आपको बताया था ना, जो हमने मान लो Cl2 लिखा था, जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपको क्या दे रहा था, 2Cl माइनस दे रहा था, तो इसकी जब आपने रिप्रेजेंटेशन लिखी थी तो आपने लिखा था Cl माइनस एक्वस, फिर Cl2, और फिर आपने लिखा था प्लैटिनम सॉलिड। तो बेटा आप जब सेल रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं ये आप नहीं लिखते, ये आपको नहीं लिखने होते, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप दोनों चीजें क्लियर हैं, दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है अब रिडॉक्स हाफ सेल। रिडॉक्स हाफ सेल से बेटा आपको समझ आ जाना चाहिए, वो कहना चाहता है कि एक आपके पास में ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक आपके पास में रिडक्शन हाफ सेल है। ये जो मैम ने आपको यहां पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हमारा कब से चलता आ रहा है। एनोड के ऊपर आपने एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी है, जिंक सॉलिड गिव्स यू जिंक 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। सिमिलरली कैथोड पे आप लिख दो कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके दे रहा है कॉपर सॉलिड, ये है एक्वस, तो ये है आपका रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। और बेटा रिडॉक्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों से मिलकर आपको एक नेट सेल रिएक्शन मिल जाती है, विच इज जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स यू जिंक 2+ एक्वस
प्लस Cu सॉलिड। ये जो आपकी रिएक्शन है ना बेटा, नेट सेल रिएक्शन जो आई है, ये है आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ऐड हो गए, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यही बोला गया है कि रिडॉक्स हाफ सेल्स हो अगर आपके पास में ऐसे और ऐसे रिएक्शंस हो जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो, तो क्या क्या पॉइंट्स बोले गए हैं। इफ द ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूस्ड पार्ट बोथ आर आयंस, अगर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड पार्ट्स दोनों आयंस हैं, बोथ आर आयंस, इट इज कॉल्ड रिडॉक्स हाफ सेल। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। टू रिप्रेजेंट द रिडॉक्स हाफ सेल वी नीड टू यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो फिर से आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम, ग्रेफाइट। बस सिंपल सी चीज बोलिए, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, राइट? यस, तो अगर आपको वीडियो पॉज करके लिखना है तो आप इसे लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, अब कुछ और पॉइंट्स है, उनको भी पढ़ लो। ठीक है, क्या कहता है? कहता है दैट इफ द फिजिकल स्टेट्स आर सेम, अगर बेटा फिजिकल स्टेट्स सेम है, द फेज बार इज रिप्लेस्ड बाय कॉमा। ये नहीं समझ आया मैम? तो मैम है ना यहाँ पे। अब देखो, मान लो कि आपकी कोई ऐसी रिएक्शन है, जिसमें Fe3+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आपको Fe2+ दे रहा है। मान लो आपकी कोई ऐसी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन आपको मिल गई और आपको इसको सेल में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले इसको देख के मुझे पता चल रहा है कि ये क्या है मैम, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, ये भी बेटा एक्वस है और ये भी एक्वस है ना। अगर रिडक्शन है तो यानी कि कैथोड है। ओ पानी गिर गया। मान लो डबल बॉन्ड, वो सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे, सॉल्ट ब्रिज बना के कैथोड वाली साइड है, रिडक्शन है तो राइट हैंड साइड। इधर बेटा मैम ने बोला था कि आयंस लिखने हैं पहले। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये भी आयन है और ये भी आयन है, अब क्या करें? तो बेटा इस तरह के पॉइंट पे आप क्या करोगे, आयन लिखो। मान लो आपने लिखा Fe2+ एक्वस, उसके बाद में आप लाइन नहीं लगाओगे, आप कॉमा लगाओगे और फिर आप लिखोगे Fe3+ एक्वस, फिर आप लाइन लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन होती है ये फेज को चेंज करती है ना। जब आप आयन से गैस में जा रहे थे, जब आप लिक्विड स्टेट से गैस में जा रहे थे और जब गैस से सॉलिड में जा रहे थे, तो आप एक लाइन लगा रहे थे, फेज चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो फेज चेंज हुआ ही नहीं, ये भी आयन है, ये भी आयन है, तो जो सेम फेज वाले होते हैं उनके बीच में कॉमा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा और लास्ट में आप इलेक्ट्रोड लिख दो प्लैटिनम सॉलिड, बस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो डैश होता है ना एक लाइन, वो फेज को चेंज करती है, तो अगर सेम फेज है तो कॉमा आएगा। ठीक है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो अगला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। द सीक्वेंस इन द सेल नोटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द रिएक्शन ऑफ द केमिकल चेंज। अब मैंने Fe2+ और Fe3+ लिख दिया, ये थोड़ी बता रहा है कि Fe2+ से Fe3+ जा रहे हैं, नहीं। आप तो रैंडमली आयंस लिखते हो, आपको बस ये देखना है कैथोड पे हो रही है या एनोड पे हो रही है, फिर उसके हिसाब से रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, द LHS मस्ट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड RHS मस्ट इन्वॉल्व रिडक्शन रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि LHS में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और राइट हैंड साइड हमेशा रिडक्शन होगा, बस। ठीक है, तो इसको लिख लो, तब तक मैम पानी पी लेती हैं, बहुत थक गई यार, बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने आज, है ना। आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैम ने, तो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा अब तक। चलो आगे बढ़े। ओके, कुछ और कहानियां हैं, उनको भी पढ़ लो, सब बता चुकी हूं। इफ हाफ सेल रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन्स आर विजिबल, बेटा हाफ सेल रिएक्शन में कहता, ये इफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा इन। हाफ सेल रिएक्शंस में कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल्स, इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, बिल्कुल सही बोला है। इन रिएक्शन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मस्ट नॉट बी विजिबल इन नेट सेल रिएक्शन। लेकिन बेटा नेट सेल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप ये वाली लाइन आपको क्लियर है। चलो अगली, टू गेट द ओवरऑल सेल रिएक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द हाफ सेल रिएक्शंस मस्ट बी सेम। अगर आपको नेट सेल रिएक्शन चाहिए तो आपको दोनों हाफ सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तभी तो हम कैंसिल आउट कर पाए थे ना। हाँ, तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने हैं, तभी आप क्या कर सकते हो बेटा,
तभी आप उसको नेट सेल रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जब तक सारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल नहीं होंगे आपको नेट सेल रिएक्शन नहीं मिल सकती है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। एग्जाम्पल देती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपके पास में एक है SN4 प्लस, ठीक है, नहीं ऐसे लिखो, जिंक सॉलिड, जिंक 2 प्लस एक्वस, then you have salt bridge, then you have SN4 plus aqueous and then you have SN solid। अगर आपको ये नेट सेल, अगर मैं आपको बोलूं कि ये सेल रिप्रेजेंटेशन है और इसकी नेट सेल रिएक्शन बताओ तो कैसे करोगे? देखो मुझे पता है ये सॉल्ट ब्रिज है, इधर एनोड है और इधर कैथोड है। आई नो दैट एनोड पे होता है, एनोड पे होता है क्या? ऑक्सीडेशन। तो पहले मैं एनोड पे ऑक्सीडेशन करा देती हूं। मैम जिंक सॉलिड से चले जाएंगे हम जिंक 2 प्लस एक्वस में, +2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अगर आप कैथोड की बात करोगे बेटा तो कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैम यहां पे मेरे पास SN4 प्लस है जो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और SN सॉलिड बनाएगा। अब अगर मुझे नेट सेल रिएक्शन चाहिए तो मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है तो आप क्या करो, यहां पे लिख दो ये वाली कैथोड वाली रिएक्शन, SN4 प्लस +4 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू SN सॉलिड। अगर मैं नेट सेल रिएक्शन निकालने बैठूं तो मैं देखूंगी कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अभी तक इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं हुए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 2 जिंक सॉलिड विल गिव यू जिंक 2 प्लस 2 +4 इलेक्ट्रॉन्स। और मैं यहां से इस 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर सकती हूं एंड आई विल गेट जिंक 4 प्लस +2 Zn सॉलिड विल गिव मी 2 Zn2 प्लस SN सॉलिड। और बेटा ये मेरी नेट सेल रिएक्शन होगी। तो आपको नेट सेल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो भी 2 या 3 जिससे भी मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आते हैं वैसे करने जरूरी हैं, तभी आप नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ है। तो वीडियो को पॉज कर लो और इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है बेटा, तो क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो पहले, ठीक है, फिर मैम का अप्रोच देखना। ओके चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट द सेल फ्रॉम द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। आपको इस सेल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करना है, क्या कहना? रिप्रेजेंट द सेल। आपको सेल रिप्रेजेंट करना है, बेसिकली सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। ठीक है, नेट सेल रिएक्शन मुझे दी हुई है, यानी कि हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा एनोड कौन सा है और हमारा कैथोड कौन सा है। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, फिर इस सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो मैम H2 गैस जो है वो हमारी H+ में जा रही है ना, यानी कि बेटा H2 से 2H+ में जा रहे हैं। तो इसको अगर मैं बैलेंस करना चाहूं सारे इलेक्ट्रॉन्स को तो मैं क्या करूंगी? मैम आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, है ना, तभी यहाँ पे नेट चार्ज 0 और यहाँ पे नेट चार्ज 0 होगा। और अगर मैं इस चीज को देखूं तो मैं कह सकती हूं कि मैम यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैम ये पक्का होगा हमारा एनोड। तो यहां से आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये है आपका ऑक्सीडेशन और ये है आपका एनोड। ठीक है, सिमिलरली अगला देख लो, इसको देख लेते हैं, है ना, इन्हीं दोनों को कंपेयर करेंगे। पहले लिख लो Cl2 और फिर Cl2 से मिल रहा है 2Cl-। अगर मुझे यहां पर चार्ज बैलेंस करना है तो मेरे को इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ऐड करने पड़ेंगे, तभी यहां पर 2 नेगेटिव और यहां पर भी 2 नेगेटिव चार्ज हो पाएगा। यानी कि मैम यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या कह सकती हूं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो मैम यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो मतलब कि मैम ये क्या हो गया आपका? मैम ये हो गया हमारा कैथोड, ये हो गया आपका कैथोड।
तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काटो और वो जो ऊपर लिखी हुई है वो आपकी नेट सेल रिएक्शन आपको मिल जाएगी। आपको करना है सेल को रिप्रेजेंट। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सॉल्ट ब्रिज बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा मैम एनोडिक रिएक्शंस। एनोड ये रहा, पहले आएगा आयन तो H प्लस एक्वस, फिर आएगी मैम गैस तो H2 गैस। अब मैम आपने कोई इलेक्ट्रोड तो बताया नहीं है तो हम अपनी मर्जी से प्लैटिनम सॉलिड इलेक्ट्रोड लिख देते हैं। तो बेटा यहां पर आ जाएगा आपका प्लैटिनम सॉलिड इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब कैथोड वाली रिएक्शन लिख लो, ये रहा कैथोड। कैथोड पे आयन, आयन है मैम Cl माइनस तो Cl माइनस एक्वस। उसके बाद में है Cl2 गैस तो यानी कि मैम Cl2 गैस। और उसके बाद में मैम आपने इलेक्ट्रोड तो बताया नहीं है तो इलेक्ट्रोड लिख देते हैं प्लैटिनम सॉलिड। तो ये हो गई आपकी सेल की रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से एक रिएक्शन से आपने कितनी सारी चीजें फाइंड आउट करी हैं, आपको ये सब फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलो भाई बहुत बढ़िया, अमेजिंग, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैम ने किया है तो दूसरा सवाल आपका होमवर्क होगा। अनडाउटेडली आपका होमवर्क होना ही होना था, तो ये है आपका होमवर्क। रिप्रेजेंट द सेल फ्रॉम द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। वही स्टेप्स हैं, पहले देखो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, फिर देखो रिडक्शन कहाँ हो रहा है। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे आपका एनोड होगा, जहां पे रिडक्शन वहां पे कैथोड, और फिर आप सेल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, ठीक है बेटा। यस, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैं बहुत होमवर्क दूंगी भाई, मुझे चाहिए कि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो अब आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया है तो आप जरूर कीजिएगा इस सवाल को। सवाल कहता है फॉर द सेल रिएक्शन, आपको सेल रिएक्शन दिया हुआ है एंड यू हैव टू टेल कि कौन सी सेल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। बात तो वही है, पहले जैसे ही करना है, ये वाला मैम करवा देंगे सवाल, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, ध्यान से देखो। पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है मैम। कॉपर से कॉपर वाली साइड चलते हैं। तो अगर आप कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ में जा रहे हो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ऐड, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। और मैम अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैम पक्का ये मेरा क्या होगा, एनोड है ना। तो ये आपका एनोड हो गया। अब इसको कंपेयर कर लो, आपके पास में है Cl2 से आप जा रहे हो 2Cl माइनस, तो यानी कि आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, है ना। तो मैम ये हो गया मेरा रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो मैम ये होगा मेरा कैथोड। कोई इशू नहीं है, क्लियर है बेटा। अब क्या करोगे, नेट सेल रिएक्शन ऐड करके आपके पास में यही आएगी, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हमें सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो इसके लिए मैम पहले सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। इस साइड एनोड की रिएक्शन, तो एनोड पे आयन है कॉपर 2+ एक्वस, उसके बाद में कॉपर सॉलिड, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो कैथोड की साइड बेटा आयन है Cl माइनस एक्वस, फिर है मैम गैस क्या है, Cl2 गैस। अब आपको एक सॉलिड लिखना है, लेकिन आपको नहीं पता कौन सा इलेक्ट्रोड लिखना है, आपकी मर्जी, आप कोई भी सॉलिड लिख सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस हैं तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से जाना पड़ेगा। बस ये देख लेना कि यहाँ पे कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। चलो ऑप्शंस देखो, पहला देखो कॉपर सॉलिड, कॉपर 2+, Cl माइनस एक्वस, Cl2 गैस, और फिर कॉपर सॉलिड, और सॉरी कार्बन सॉलिड। और मैंने आपको कहा था कि प्लैटिनम, पैलेडियम और कार्बन, ये तीनों आप इलेक्ट्रोड्स यूज कर सकते हो। तो यानी कि बेटा ये आपका करेक्ट आंसर है, आप यहां पर कार्बन सॉलिड भी इलेक्ट्रोड लिख सकते हो। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे मैम प्लैटिनम क्यों नहीं, क्योंकि बेटा ऑप्शन में प्लैटिनम नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन वालों की मर्जी है ना वो कौन सा इलेक्ट्रोड दें। तो उन्होंने आपको कार्बन दिया है, तो आपको समझना है कि वो भी सही है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रोड्स के नाम बताए थे मैंने, इनर्ट, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड कार्बन, ठीक है। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है, कॉपर सॉलिड फिर Cl माइनस आ गया, अरे कॉपर के बाद में कॉपर 2+ आएगा, है ना, तो ये गलत हो गया। कॉपर सॉलिड फिर कॉपर 2+, फिर Cl माइनस, फिर Cl2, सॉलिड कहाँ है, इलेक्ट्रोड तो लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रोड होना चाहिए था ना, सॉलिड तो होना चाहिए, इनको सेव कौन करेगा, बचाएगा कौन, इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। थर्ड, कॉपर सॉलिड, कॉपर 2+, Cl2, Cl माइनस, ठीक है। तो मैम यहां पर आयन ही बाहर लिख दिया,
आयन तो अंदर आता है फिर गैस आती है, तो यानी कि ये भी आपका गलत हो गया। एक ही आपका सही है, विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देखा कितना टेक्निकल आंसर क्वेश्चन था, कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते थे, लेकिन ध्यान रखना है कि कहां पर क्या गलती हो रही है। ठीक है, अच्छा था ना ये क्वेश्चन? मुझे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्ट ऐसे एकदम क्लियर कर देता है, ऐसा लगता है। अगला सवाल करते हैं। अगला आ गया है आपके स्क्रीन पर, सवाल देख लीजिए और ट्राई कीजिए, फिर मैम कराएंगी। क्वेश्चन कहता है कि फॉर द गैल्वेनिक सेल, अब आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दी है और आपको नेट सेल रिएक्शन बतानी है। तो यानी कि अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दी है तो मुझे एक चीज पता है कि मैम ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है, ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है, और इसके इधर मेरी एनोड की रिएक्शन होगी और इधर मेरी कैथोड की रिएक्शन होगी। अब अगर मैं एनोड की बात करूं तो मुझे पता है कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि मुझे इन दोनों स्पीशीज का ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। तो मैम Fe2+ जब Fe3+ में चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो मैम चार्ज बैलेंस हो जाएगा, इधर भी 2+ चार्ज है, इधर भी 2+ चार्ज है ना? तो ये मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया एनोड का। सिमिलरली कैथोड का लिख दो। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। अब मैम रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन गेन कराना है। आपके पास में इधर क्या है? Fe2+ और Fe सॉलिड है ये बेटा, है ना? तो मैम Fe2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और मेरे को दे दिया Fe सॉलिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, परफेक्ट। अब देखो नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए, नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना होता है? यहां पे है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब मैम ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी रिएक्शन को, यहां पर भी 2 हो जाएगा, यहां पर भी 2 हो जाएगा और यहां पर भी 2 हो जाएगा। तो मैंने पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर सकती हूँ। क्या बन जाएगा? 2Fe2+ प्लस Fe2+, 3Fe2+, जो मुझे दे देगा 2Fe3+ प्लस Fe सॉलिड। तो ये आ गई आपकी नेट सेल रिएक्शन, और आपको फाइंड आउट करना था नेट सेल रिएक्शन। तो क्या है? 3Fe2+ गिव्स यू 2Fe3+ प्लस Fe। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देख रहे हो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको इसी तरह से इस सवाल का जवाब देना था और ऐसे सवालों को इसी तरह से करना है बेटा। हर टाइप का ना लिमिटेड टाइप होने की वजह से मैम आपको एक क्वेश्चन कराएंगी, लेकिन आपको वैसे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अपनी एनसीईआरटी बुक से। आप अपने एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस उसको सॉल्व कीजिए। जो कॉम्पिटिटिव बुक्स होती हैं आप वो भी ट्राई कीजिए। आई एम टेलिंग यू, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अब बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन हमने पूरा समझ लिया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। पहले तो ये तो आपको सिर्फ ऐसी सिंपल सी चीजें बताई हुई हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आप कितनी सारी जगह पे यूज करते हो, राइट फ्रॉम द टाइम यू वेक अप टू द टाइम यू स्लीप। आप अलग अलग जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। बल्ब में यूज करते हो, आप लैपटॉप्स में यूज करते हो, गर्म पानी चाहिए होता है तो यूज करते हो, हीटर में यूज करते हो, राइट? तो अलग अलग जगहों पे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग चीजें बताई हुई हैं जस्ट फॉर योर फन, डोंट वरी। ठीक है, अलग अलग जगहों पे कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ये मेरे को अच्छा सा सुंदर सा लग रहा था तो मैंने आपको ये दिखा दिया। ठीक है, यस, तो सुंदर है ना, कितनी प्यारी प्यारी ड्राइंग्स बनी हुई हैं। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम पढ़ने वाले हैं ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है बेटा? ईएमएफ जो होता है दैट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि हर एक इलेक्ट्रोड का एक ईएमएफ वैल्यू होता है। हर एक इलेक्ट्रोड का, चाहे वो कैथोड हो चाहे वो एनोड हो, हर इलेक्ट्रोड का अपना एक
एक ईएमएफ होता है। वो ईएमएफ जो होता है बेटा, वो आपको ये बताता है कि उस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी होना है वो किस एक्सटेंट तक हो सकता है। ठीक है, अभी तक आपको फ्रेंच लग रही होगी, चीजें नहीं समझ आ रही होंगी, पर आप इतना समझ लो कि ईएमएफ वैल्यू हर एक सेल की होती है, हर एक सेल की अपनी एक ईएमएफ वैल्यू होती है, और वो ईएमएफ वैल्यू ये डिसाइड करती है कि एक सेल में रिडक्शन होगा या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हमने एक पहला तरीका पढ़ा था जो हमने गिब्स एनर्जी वाला पढ़ा था, है ना, कि गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। सेम उसी तरह से सेल के जो ईएमएफ होते हैं वो भी बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि हर एक सेल की अपनी एक ईएमएफ वैल्यू होती है। अब जो अगला क्वेश्चन आपको सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपका ईएमएफ होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। वो मेजरली चार चीजों पे डिपेंड करता है। वो चार चीजें क्या है बेटा, वो डिपेंड करता है कि किस नेचर का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। भैया जो रिएक्शन हो रही है वो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में हो रही होगी, तो वो रिएक्शन का नेचर क्या है, कैसे रिएक्शन है, उस पे डिपेंड करता है ईएमएफ वैल्यू, पहली चीज। दूसरा, आपके ने कॉन्सेंट्रेशंस क्या ली हैं अपने रिएक्टेंट्स की, जो रिएक्टेंट्स ने और प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो उनकी कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, उस पे भी ईएमएफ डिपेंड करता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका प्रेशर ऑफ गैस। अगर आपके रिएक्शन में गैसेस प्रेजेंट है तो उन गैसेस का प्रेशर कितना है उसके ऊपर भी ईएमएफ डिपेंड करता है। एंड लास्ट दैट इज टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन सीयूईटी में बहुत ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी है आने की कि आपको पूछ लेंगे कि कौन से ऑप्शन है या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ईएमएफ नॉट डिपेंड, भी ईएमएफ किस पे नहीं डिपेंड करता, और फिर कोई और ऑप्शन दे देंगे। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कौन सी चार चीजों पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, कर लोगे, इतना कर लोगे, ये चार चीजें मैं याद हो गई। नेचर पे डिपेंड करता है, रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, अगर गैस है उसके अंदर तो उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ। अब बेटा इन चारों में से अगर मैं कोई तीन चीजें कांस्टेंट कर दूं, देखो आप ना नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन को नहीं चेंज कर सकते। अब अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं तो होती हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी की तीनों चीजें जैसे कि गैस का प्रेशर, टेम्परेचर और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं इनको कांस्टेंट कर दूं, एक पर्टिकुलर वैल्यूज पुट कर दूं, ठीक है, और फिर मैं सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करूं, तो बेटा उसे कहा जाएगा, उसे एक पर्टिकुलर नाम से बताया जाएगा। अब वो देखो क्या होता है। मैं क्या करूंगी अगली बार, मैं नेचर पे कुछ नहीं कर सकती, नेचर पे मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं इन तीनों चीजों को फिक्स कर सकती हूं। कैसे फिक्स कर सकती हूं, देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार क्यों ना मैं कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, मैं सबकी कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर कर दूं। क्यों ना मैं सबकी कॉन्सेंट्रेशंस को क्या कर दूं, 1 मोलर कर दूं। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स कर दिया, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के होंगे। उसके बाद में मैंने कहा क्यों ना मैं टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दूं, क्यों ना मैं टेम्परेचर को 298 केल्विन ले लूं। ठीक है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं टेम्परेचर को 298 केल्विन ले लूं। फिर मैंने प्रेशर की बात की, तो मैंने कहा कि अगर गैस है तो मैं गैस के प्रेशर को भी कांस्टेंट कर देती हूँ। या तो वो 1 एटमॉस्फेयर होगा बेटा, 1 एटमॉस्फेयर जो होता है ना वो 1 बार के बहुत क्लोज होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, तो नियरली 1 एटमॉस्फेयर, चाहे आप इसको 1 बार बोल दो, नियरली सेम चीज होती है। तो क्यों ना अगर गैस है तो मैं उसके प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार कर दूं। ठीक है, मैंने ये 3 चीजें इस तरीके से फिक्स कर दी। जब मैंने अपने सेल में ये तीनों चीजें फिक्स कर दी, फिर मैंने क्या किया, सेल का ईएमएफ कैलकुलेट किया। और ये जो 3 चीजें जब आप फिक्स कर देते हो तो इसे कहा जाता है SATP कंडीशन। SATP कंडीशन का मतलब है कि आपने प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार लिया है, आपने टेम्परेचर को 298 केल्विन लिया है, और आपने कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर लिया है। बार बार नहीं बोलना पड़ता, बस SATP का मतलब होता है ये। ठीक है, और बेटा SATP कंडीशंस को बोला जाता है स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये एसएटीपी कंडीशंस होती हैं जब आप ये चीजें इस तरीके से फिक्स कर दो। तो एसएटीपी कंडीशंस पे जब आप ईएमएफ कैलकुलेट करते हो किसी भी सेल का, तो वो उस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कहलाता है। तो वो उस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कहलाता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई नॉट से। तो ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और इस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल की डेफिनेशन क्या होती है? ईएमएफ ऑफ सेल एट एसएटीपी कंडीशंस। तो अगर आपको कभी भी कोई सेल का ईएमएफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू दिया हुआ है या फिर ई नॉट वैल्यू दी हुई है, यानी कि उसकी वो ईएमएफ कब कैलकुलेट की थी? जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर थी, प्रेशर या 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार था और टेम्परेचर 298 केल्विन था। मतलब सिर्फ इस एक वर्ड से आपको ये सारी चीजें पता चल जानी चाहिए। आई होप एसएटीपी कंडीशन याद होगी। एसएटीपी कंडीशन क्या होता है? जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 1 बार होता है। ठीक है, उस टाइम पे जो ईएमएफ आता है सेल का, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ। परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया, क्योंकि अब हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इफ ऑल द रिएक्टेंट्स, अब आपको एसएटीपी कंडीशन की थोड़ी सी डेफिनेशन दी हुई है, मैं पढ़ देती हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा तो। इफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड स्टेट, अगर वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, बेटा स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है एसएटीपी कंडीशन में है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन, अगर उन सब चीजों पे है तो वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। The corresponding EMF is known as the standard EMF. ठीक है, स्टैंडर्ड EMF has a constant value for a given reaction. एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड EMF एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगी, क्योंकि आपने बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट ही कर दी हैं। समझ आ रहा है आपको? यस, तो यानी कि मैम EMF जो स्टैंडर्ड EMF आते हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, अब हम सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझेंगे। ठीक है, अब ये तो मैम डायग्राम से समझ नहीं आ रहा, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको अभी कुछ कुछ चीजें समझ आ जाएंगी। वो क्या क्या चीजें समझ आएंगी? अब देखो बेटा, इस सेल को अगर मैं ध्यान से देखूं, ये एक्चुअल ना रियल डायग्राम है जो आप सेल देखते हो उसका। ठीक है, तो मैम अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो एक सॉल्ट ब्रिज है, उसके बाद में यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पर एक कंटेनर है। मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड है ना, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, सॉल्ट ब्रिज से उनको ज्वाइन किया हुआ है। फिर मैम यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, सर्किट कंप्लीट होगा तो लाइट आएगी। समझ आ रहा है? याद आ रहा है? तो बेटा ये ना गैल्वेनिक सेल बनाया हुआ है आपके सामने, है ना, टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल दिखाई दे रहा है आपको। तो अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि अब ये पूरा सेल है और इस पूरे सेल की एक पर्टिकुलर ईएमएफ वैल्यू आती है जो आप कैलकुलेट कर लेते हो। अब वो स्टैंडर्ड ईएमएफ जो आप कैलकुलेट करते हो वो कैसे करते हो, मैं आपको वो बताने वाली हूँ, क्योंकि उस चीज की इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। ठीक है, ओके, चलो अब समझो बेटा, समझो। ठीक है, ओके, तो मैम अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास में एक जिंक है और बेटा ये आपका एनोड है और जिंक सल्फेट सोल्यूशन है। फिर आपके पास में कैथोड है कॉपर और आपके पास में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो हमें आता है हम वही करेंगे जो चीज हमने सीखी हुई है। हमें पता है कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और मेरा एनोड क्या है? जिंक वाला। ठीक है, तो आपके पास में जिंक है और आपके पास में Zn2+ है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि मैम जिंक सॉलिड जो है वो चला जाएगा जिंक 2+ एक्वस में और मुझे दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिएक्शन हो रही है। अब इस हाफ सेल का ये आपने लिख दिया। ठीक है, एक बार इसको ऐसे ही रहने दो, पहले मैं आपको भी पूरा लिखवा देती हूँ। अब हम कैथोड की बात करते हैं। अगर आप कैथोड की बात करते हो तो आपको पता है कैथोड पे होता है रिडक्शन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है यानी कि मैम कॉपर में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि कॉपर 2+ एक्वस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा
और मुझे दे देगा कॉपर सॉलिड। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आपको यहां पर समझने की जो जरूरत है वो मैं आपको बताती हूं। देखो ध्यान से देखना बेटा। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो दो वर्ड्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या होते हैं मैम, नहीं समझ आया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या होते हैं? अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो बेटा। अगर आप इस एनोड के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो तो बेटा एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड कितना ऑक्सीडेशन करना चाहेगा? मान लो मैंने आपको इसकी ना एक ई नॉट वैल्यू होती है, ये भी एक ई नॉट वैल्यू होती है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ये ई नॉट ऑक्सीडेशन है। ये क्या है? ई नॉट ऑक्सीडेशन है। और अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये ई नॉट रिडक्शन है। ये आपका ई नॉट रिडक्शन है। देखो और समझो, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं आपको। अब देखो, अगर मैं आपको ई नॉट ऑफ Zn 2 + Zn बताऊं, मैं कह दूं कि जो जिंक 2+ से जिंक के पास जाने वाला वैल्यू है, लेट अस से इट इज 0.76 माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो देखो जब आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो तो आप इससे क्या समझोगे? ये इंफॉर्मेशन आपको ये क्या बता रही है? दिस इज टेलिंग यू, ध्यान से देखना, जिंक 2+ से जिंक के अंदर जा रहे हैं। अगर आप जिंक 2+ से जिंक के अंदर जा रहे हो, यानी कि जिंक 2+ से अगर आपको जिंक में जाना है तो आपको पता है ना कि आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो यानी कि जो ई नॉट वैल्यू होती है वो यहां से यहां आपको बताती है कि आपकी रिएक्शन कैसे हो रही है। यहां पे मैम ये जो है वो रिडक्शन हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है कि यहां पे एक रिडक्शन हो रहा है। और इस रिडक्शन की ई नॉट वैल्यू जो है वो मुझे -0.76 वोल्ट दी हुई है। तो ये क्या है बेटा? दिस इज द रिडक्शन, दिस इज द स्टैंडर्ड, नॉट लगा हुआ है ना तो स्टैंडर्ड है, और क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। इट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक 2+। क्योंकि जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो जिंक 2+ का ये क्या है बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल है। यानी कि कितना वो रिड्यूस होना चाहता है? -0.76 वोल्ट वो रिड्यूस होना चाहता है। ठीक है, एक ये चीज समझ आई। सेम इसी तरह से अब ये ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको बेटा एक बार इरेज कर रही हूं क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ फिर मैं समझा नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं इसको एक बार इरेज कर रही हूं। अब देखो ये समझ आया? अगर ये समझ आया तो मैं आपको एक और ईएमएफ देती हूं, मैं बोलती हूं ई नॉट ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर। ये जो वैल्यू है वो 0.34 वोल्ट के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं ऐसा कहती हूं कि ये 0.34 वोल्ट के इक्वल है तो आप अब जैसे हमने इसमें से समझा था वैसे ही आप इससे क्या क्या समझ सकते हो? मैम ई नॉट ऑफ Cu2+ टू Cu जा रहा है, यानी कि जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है? कॉपर 2+ से कॉपर की हो रही है। ये बैलेंस कैसे होगा? अगर मैम आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, है ना? अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती हूं तो मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यानी कि मैम ये जो है वो क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ठीक है, तो अब आपको यहां से क्या समझ आया? आपके पास में कॉपर 2+, सॉरी बेटा ये यहां होगा कॉपर 2+। ठीक है, अब आप अगर यहां पर ध्यान से देखो तो कॉपर 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है और रिडक्शन पोटेंशियल जिंक 2+ का -0.76 है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में होती है वो उतना ही ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये और ये इन दोनों में से ज्यादा रिड्यूस कौन होना चाहता है, तो आप कहोगे कि मैम ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव में है, यानी कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। तो यानी कि मैम कॉपर 2+ जो है वो रिड्यूस होना चाहता है ज्यादा। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से समझे तो मैं आपको क्या समझा रही थी कि जो आपके रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं वो ये बताते हैं कि अलग अलग
आपके जो मेटल आयंस हैं उनकी रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है, जिसकी जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी पॉजिटिव में, वो उतना ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से बेटा, सेम इसी तरह से अब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं इसी को आपको ऑक्सीडेशन से भी समझाती हूं। इमेजिन करो कि मैंने बोला ई नॉट ऑफ जिंक, ई नॉट ऑफ जिंक ये वैल्यू है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, और मैंने आपको बोला ई नॉट ऑफ कॉपर, कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू माइनस 0.34 वोल्ट। तो यहां से आप क्या समझोगे, मैम ये मुझे डायरेक्शन बता रहा है रिएक्शन की, यानी कि रिएक्शन क्या हो रही होगी, जिंक से जिग 2 प्लस में गए होंगे हम। अब मैम अगर मुझे इसे बैलेंस करना है, यानी कि मुझे यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो वो बैलेंस होगा, बिल्कुल है ना। तो बेटा अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो मैम ये हो क्या रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो भाई ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि ये जो वैल्यू है वो आपको क्या बता रही है, दिस इज टेलिंग यू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा है। सेम इसी तरह से अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो कॉपर से कॉपर 2 प्लस जा रहा है, यानी कि मैम कॉपर से कॉपर 2 प्लस जा रहा है। अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मतलब मैम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, एंड यहाँ पे मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि ये मुझे दिखा रहा है कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। और अगर ये ऑक्सीडेशन है तो मैम ये क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि मैम ये प्लस में 0.76 वैल्यू है और ये माइनस में 0.34 वैल्यू है, तो प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है, यानी कि आपका जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि वो ऑक्सीडाइज ज्यादा होना चाहता है। ठीक है, तो जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है वो ऑक्सीडाइज ही होना चाहेगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स देख के आप ये समझते हैं कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कौन ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है। तो उनके ये वैल्यूज देख के आप ऐसे जज कर सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे नोट बना के लिखनी है वो आप लिख सकते हैं नोट बना के बेटा, कि फॉर द सेम स्पीशीज same metal and iron and its ion, हमेशा अगर ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हमेशा माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर आपको दोनों में से कोई भी एक वैल्यू गिवन है तो आप उसकी दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो कैसे, अरे 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 अब देखो कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। इसका कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल था प्लस 0.34 वोल्ट, और इसी रिएक्शन, ये रिएक्शन थी, इसी रिएक्शन को मैं अगर उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये वो रिएक्शन को उल्टा करोगे तो ये रिएक्शन बनेगी, यानी कि रिडक्शन को उल्टा करोगे तो ऑक्सीडेशन बनेगा, और इसकी ये वैल्यू देखो माइनस 0.34 वोल्ट है। यानी कि अगर आपको किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो उसको उल्टा कर दोगे तो उसका ऑक्सीडेशन आ जाएगा, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा उसका नेगेटिव वैल्यू होगी। तो हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इसको यूज करके किसी के भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो। अगर नहीं समझ आया तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूं, ठीक है, क्वेश्चंस करवाती हूं। लेट अस से क्वेश्चन है दैट द रिडक्शन पोटेंशियल of the reduction potential of let us say Sn 4 plus to Sn is x volt,
ठीक है, तो वो x वोल्ट है, तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ SN। तो आप कैसे करोगे इस चीज को? ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर लेती हूँ। मुझे बताया गया है दैट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SN4+ टू SN इज दिस। तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि SN4+ जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और आपको SN देता है तो इसकी E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको कितनी गिवन है? x वोल्ट गिवन है। और मुझसे पूछा क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ SN, यानी कि SN से मुझे SN4+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगी यहां पर वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, वो मुझे नहीं पता, वो मुझे फाइंड आउट करना है। अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, अगर आप इसको उल्टा कर दो तो यही वाली रिएक्शन आएगी। हाँ, और बेटा जब आप इसको उल्टा करते हो तो वो वैल्यू उल्टी हो जाती है, यानी कि यहां पर E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो -x के इक्वल होगा, तो ये -x वोल्ट होगा। यहां से हम एक चीज कह सकते हैं दैट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसी भी एक चीज का अगर आपको ऑक्सीडेशन पता है तो उसका रिडक्शन भी पता होगा, एंड सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इस पे बेस्ड हम हजारों क्वेश्चंस करेंगे आगे। अभी आपको इसका बस कॉन्सेप्ट समझना था। आई होप आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके बाद में, हाँ, अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ आ गया है तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये तो थे हाफ सेल्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। जब आप सिर्फ ऑक्सीडेशन वाले सेल की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे, तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे थे, पर एक पूरी नेट सेल रिएक्शन में तो दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, रिडक्शन भी हो रहा होता है। तो फॉर अ सेल, अगर आप एक सेल की बात करते हो तो फॉर अ सेल बेटा जब आप स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट करते हो, फॉर अ सेल स्टैंडर्ड EMF दैट इज योर डेल्टा E0, ये होता है स्टैंडर्ड EMF एक सेल का। और एक सेल के लिए जब भी आप स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट करते हो देन डेल्टा E0 इज ऑलवेज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमेशा किसी भी सेल का अगर आप E0 वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करना है। एक सेल का जो E0 वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड EMF वैल्यू होता है, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड से के सब्ट्रैक्शन से आता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूं। मान लो कि आपका जो सेल रिएक्शन था, मान लो कि जो आपका सेल था वो ये है, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स यू कॉपर प्लस जिंक 2+। ठीक है, अब यहां से आप अब आई थिंक फटाफट निकालना सीख गए हो कि एनोड और कैथोड क्या होगा। जिंक से अगर जिंक 2+ जा रहे हो तो ये आपका एनोड है बेटा, और अगर कॉपर 2+ से कॉपर जा रहे हो तो ये आपका कैथोड है ना। आपको पता है कि एनोड पे हमेशा होता है क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यस, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को, ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब मैं अलग अलग करके नहीं लिख रही हूं, फटाफट लिखने की कोशिश कर रही हूं। अब बेटा इस पूरी नेट सेल रिएक्शन का जो डेल्टा E0 होगा वो कैसे निकलेगा? E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड क्या है? कॉपर वाला। तो बेटा E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? यहां पे रिडक्शन होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन होने चाहिए, यानी कि कॉपर 2+ से कॉपर, E0 वैल्यू ऑफ कॉपर 2+ टू कॉपर माइनस E0 वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ही एनोड का चाहिए। तो आपके पास में ये एनोड है, जिंक से जिंक 2+, लेकिन आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं चाहिए, इसका रिडक्शन चाहिए, यानी कि उसको उल्टा कर दो, तो यानी कि जिंक 2+ से जिंक वैल्यू जो होगी वो आपको E0 वैल्यू देगी। ठीक है, एक बार के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला समझो, मैं क्वेश्चंस में ये अप्लाई करना भी सिखाने वाली हूं, अभी सिखाने वाली हूं बस 5 मिनट में। ठीक है,
यस, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो आप ये चीजें लिख लो बेटा, मैं पानी पी लेती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उधर जाके पी लिख लो, मतलब बेसिकली लिख लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब आप एक सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लोगे तो आप ये देख सकते हो कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। स्पॉन्टेनियस कब होगी? व्हेन द रिएक्शन विल हैव पॉजिटिव ईएमएफ मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, यानी कि जब आपका डेल्टा ई नॉट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो आपकी रिएक्शन, आपका जो सेल होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। हमें इससे एक और पता था, हमें शुरू में पता था कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो भी वो स्पॉन्टेनियस होगा, बिल्कुल। और अगर आपने उसका ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा जी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो ईएमएफ कैलकुलेट कर लो। स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर पॉजिटिव आ रहा है तो भी वो स्पॉन्टेनियस ही होगा, ठीक है। और अगर इसका डेल्टा ई नॉट नेगेटिव आ रहा है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो ईएमएफ से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, और गिब्स एनर्जी से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। मैम मुझे इतना याद है कि स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी नेगेटिव होता था, तो बेटा एक चीज उस इंफॉर्मेशन में और ऐड कर लो, अगर उस सेल का डेल्टा ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है तो भी वो स्पॉन्टेनियस है। अगर किसी सेल का डेल्टा ई नॉट पॉजिटिव है तो उसका डेल्टा जी नॉट पक्का नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप दोनों से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन दियो आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करो और निकाल लो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ठीक है। कोई इशू नहीं है यहां तक, परफेक्ट। अब थोड़े सवाल करेंगे बेटा, ये नहीं, अब हम थोड़े सवाल करेंगे, ठीक है। शी बाद में करेंगे, पहले हम सवाल करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बाद में करेंगे भाई, इसको मैम यहाँ पे नीचे ले आएंगी, पहले सवाल करेंगे ताकि कुछ चीजें समझ आए। जो आपको मैम ने ईएमएफ कैलकुलेट करना सिखाया है अब उसको समझो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको राइट द सेल रिएक्शन एंड फाइंड ई नॉट ऑफ सेल। आपको एक तो सेल रिएक्शन भी लिखनी है और आपको ई नॉट ऑफ सेल भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो अब इसको करते हैं। मुझे पता है ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है, ये मेरा एनोड है और ये मेरा कैथोड है। तो जो मुझे आता है मैं पहले वो करूंगी, बाकी सारी चीजें बाद की बात है, ठीक है। तो पहले मैं एनोड की रिएक्शन लिख लेती हूँ। एनोड की रिएक्शन क्या होगी? जिंक सॉलिड से, ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना एनोड पे, तो जिंक सॉलिड से जिंक 2+ एक्वस में जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ आ रही है? यस मैम, एनोड लिख दिया रिएक्शन। सिमिलरली आप कैथोड का रिएक्शन लिख दो। कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो मैम अगर वो रिडक्शन है तो कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मुझे कॉपर सॉलिड मिल जाएगा, है ना। हाँ, तो यहां से आप नेट सेल रिएक्शन तो लिख ही सकते हो, एक काम तो कर लो, नेट सेल रिएक्शन तो लिख लो। तो मैम 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, इक्वल हैं, तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस will give me zinc 2+ aqueous प्लस कॉपर सॉलिड। चलो मैम नेट सेल रिएक्शन तो हमने लिख ली, ठीक है। चलो उसके बाद में कहता है कि आपको ईएमएफ ई नॉट ऑफ सेल भी कैलकुलेट करना है, आपको ई नॉट ऑफ सेल भी कैलकुलेट करना है। तो मुझे पता है अभी मैंने सीखा है, पहले तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी फिर बात करेंगे, ठीक है। चलो अब लिखते हैं। अब मेरे को पता है कि ई नॉट ऑफ सेल, बेटा ई नॉट ऑफ सेल लिख लो चाहे डेल्टा ई नॉट ऑफ सेल लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आप ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको पता है दैट ई नॉट ऑफ सेल जो होता है दैट इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड चाहिए होता है। अब ध्यान से देखो, कैथोड क्या है आपका? ये है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि मैम ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर वाला पार्ट चाहिए, तो मैम कॉपर 2+ से कॉपर वाली रिएक्शन का ई नॉट वैल्यू आपको चाहिए। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? रिडक्शन पोटेंशियल ही एनोड का, तो ये आपके पास में एनोड है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, आपको रिडक्शन दिखाना है। तो इस रिएक्शन को उल्टा करके, इस रिएक्शन को अगर उल्टा करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? जिंक 2+ से जिंक,
ठीक है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बोला है, ये बात ध्यान रखना। अब आपको क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको कॉपर 2 प्लस से कॉपर की वैल्यू दी हुई है 0.34, यानी कि मैम पहली वैल्यू तो मुझे 0.34 सही दी हुई है, माइनस मुझे जिंक 2 प्लस से जिंक चाहिए, लेकिन मुझे दिया क्या हुआ है जिंक से जिंक 2 प्लस, यानी कि बेटा ये जो रिएक्शन है वो आपको क्या दी हुई है, जिंक से आप जा रहे हो जिंक 2 प्लस में, तो +2 इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे मैम ये तो ऑक्सीडेशन है, अगर बेटा ये ऑक्सीडेशन है यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये तो मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन हमें चाहिए क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा। तो अगर आप इसको उल्टा करोगे तो यानी कि आपको चाहिए जिंक 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन ताकि आपको जिंक मिल जाए। तो बेटा अगर आप इसको उल्टा करोगे तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बस माइनस का साइन ही तो लगाना है अगर रिएक्शन को उल्टा कर रहे हो तो यानी कि मैम रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है जिंक का 0.76, तो माइनस 0.76, तो ये वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी माइनस 0.76। तो इसको पुट कर दो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 0.76, ऐड कर दो तो 0.34 प्लस 0.76 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 7 8 9 10 1 सॉरी 10 होगा तो 10 1 10 और 1 11 तो 1.1 वोल्ट। तो इस तरीके से आप ई नॉट ऑफ सेल निकाल लोगे। तो बस ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। एक बार इसको समझ लो, फिर मैं आपको इसको आगे भी समझा दूंगी, ठीक है बेटा। चलो करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, आपने समझ तो लिया होगा, अब मैम समझाएंगी अपनी तरफ से। हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई थी और हमें फाइंड आउट करना था नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन क्या है और उसके बाद में आपको ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करना था। तो जो चीज आती है पहले वो चीज कर लेते हैं बेटा। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के इधर एनोड होता है, उधर कैथोड होता है, कैथोड पे एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दी, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन रिएक्शन लिख दी। तो इससे हमने नेट सेल रिएक्शन निकाली। नेट सेल रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं था। अब आपको ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। ई नॉट ऑफ सेल क्या कहता है, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ही एनोड का, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि Cu2 प्लस से Cu, और अगर ये भी रिडक्शन है तो बेटा Zn2 प्लस से Zn जाना चाहिए। अगर आप Cu2 प्लस से Cu की बात करोगे तो आपको क्वेश्चन में Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू 0.34 दी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दी। कैथोड हमारा ये था। एनोड हमारा जिंक वाला पार्ट है, यानी कि हमें जिंक वाले पार्ट का भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ था, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है और डायरेक्शन से आपको पता चला कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव होगा, उल्टा होता है, रिएक्शन को उल्टा कर दो। तो हमने रिएक्शन को उल्टा किया तो हमें यहां से मिल गया क्या, आपको मिल गया रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का भी। तो आपने एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, वैल्यू पुट की और ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अगर ये क्लियर हुआ है, अगर ये क्लियर हुआ है तो ये अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है। बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन जैसे किया डिट्टो सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप अपना आंसर निकाल सकते हो। बस देख लेना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, वो इंफॉर्मेशन ही तो यूज करना आना चाहिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो, फिर मैम का अप्रोच तो देख ही लेंगे, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दैट Ag प्लस जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Ag मिलता है और उसका ई नॉट वैल्यू आपको दिया हुआ है। सिमिलरली H प्लस जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हाफ H2 मिलता है और उसका भी ई नॉट वैल्यू आपको दिया है। आपसे पूछा है कि कौन सी रिएक्शन कैथोड पे फिजिबल होगी। तो बेटा कौन सी रिएक्शन कैथोड पे फिजिबल होगी, मैम मुझे इतना पता है कि कैथोड पे होता है रिडक्शन। अब अगर वहां पर रिडक्शन होता है तो जिस केस में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिएक्शन ज्यादा फिजिबल होगी किस पे, कैथोड पे। यानी कि हम बोल सकते हैं दैट मोर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर feasible will be the reaction on cathode, more feasible
will be reaction on कैथोड। ठीक है, तो आपको बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल्स को कंपेयर करना है। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अगर गेन कर रहा है तो मैम ये एक्चुअली रिडक्शन ही है, और इसकी अगर आपको E नॉट वैल्यू दी है तो यानी कि ये एक रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको दिया हुआ है। तो मैम ये रिडक्शन पोटेंशियल है 0.8 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पर देखो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो मैम ये भी रिडक्शन ही है, और यहां पर मुझे रिडक्शन की वैल्यू दी हुई है 0.00 वोल्ट। तो ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कौन से केस में है? ऊपर वाले केस में है ना, प्लस 0.8 ज्यादा होता है 0.00 से, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दैट ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? Ag प्लस से Ag, ये वैल्यू ज्यादा है देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H प्लस से H, है ना। तो हम कहेंगे दैट सिंस Ag प्लस reduction potential is more, so first reaction is more feasible on cathode। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट नहीं है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो हमने बस रिडक्शन पोटेंशियल्स को कंपेयर किया। अगर आपसे पूछा होता है यहां पर कि कौन सी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टाइम पे ज्यादा फीजिबल होगी या फिर एनोड पे कौन सी फीजिबल होगी, तो आप क्या कहोगे? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो आपको क्या कंपेयर करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर करना पड़ेगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पक्का कम ही होगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल कहता है विच ऑफ द रिएक्शन इज मोर फीजिबल एट कैथोड। आपको फिर से बताना है कि इनमें से कौन सी ज्यादा फीजिबल है कैथोड पे। तो हमें पता है कि अगर कैथोड पे है तो यानी कि हमें देखना है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट केस में अगर देखोगे तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी कि मैम ये हो रहा है रिडक्शन। तो जो E नॉट वैल्यू दी है ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही दी होगी, है ना। हाँ, H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और हाफ H2 मिल रहा है, मैम ये भी क्या है? रिडक्शन। तो जो E नॉट वैल्यू दी होगी वो भी क्या होगी? रिडक्शन पोटेंशियल ही होगी, तो मैम ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। और हमें पता है कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो रिएक्शन फीजिबल होगी। ये है बेटा -2.71 और ये है 0। अब बताओ -2.71 ज्यादा बड़ा होता है या 0 ज्यादा बड़ा होता है? 0 पहले आता है, नेगेटिव वैल्यू बाद में आती है, यानी कि इस बार E नॉट ऑफ H प्लस टू H2 इज मोर देन E नॉट ऑफ Na प्लस टू Na। इस बार रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस का ज्यादा है, 0 है लेकिन फिर भी ज्यादा है, और इसी वजह से रिएक्शन 2 इज मोर फीजिबल एट कैथोड। ठीक है, यही बेटा अगर मैम आपसे क्वेश्चन को चेंज कर देती, मान लो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन है विच इज मोर फीजिबल एट एनोड। तो भाई इसका क्या जवाब दोगे? आप कहोगे मैम एनोड पूछा है ना आपने, तो मतलब कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है, जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो रिएक्शन उतनी ज्यादा फीजिबल होगी। और आपको क्वेश्चन में यही दोनों रिएक्शंस दिए हैं। अगर ये दोनों रिएक्शंस दिए हैं और हमें पता है कि ये भी रिडक्शन है ये भी रिडक्शन है, तो जो ये E नॉट वैल्यूज है ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका नेगेटिव होगा, यानी कि अगर आप यहाँ पे E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे तो वो माइनस ऑफ E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कि माइनस of -2.71 which is equal to +2.71 वोल्ट। समझ आया? अगर ये समझ आया तो नीचे वाला क्या होगा? E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 0.00 वोल्ट
और वो आ जाएगा फिर से 0.00 वोल्ट। अब दोनों में से कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? आप कहोगे कि मैम फर्स्ट केस में अब +2.71 है और +2.71 0 से ज्यादा होता है, तो यानी कि फर्स्ट वाले केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ गया। और बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है ये रिएक्शंस उल्टे हो गए। इन दोनों केसेस के लिए आपके रिएक्शंस कैसे हो जाएंगे? Na जो है वो Na+ इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा और ये E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा विच विल बी इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव वैल्यू, यानी कि -2.71 विच इज +2.71 वोल्ट। ये गलती मत करना, ये ध्यान रखना कि इसको ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। और अगर ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है यानी कि H2 जो है वो आपको H++ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि मैम ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होगा, यानी कि दिस इज अगेन 0.00 वोल्ट। अब क्योंकि दूसरे केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फर्स्ट केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि E0 ऑफ Na इज मोर देन E0 ऑफ H2 to H+. So first reaction is more feasible at anode. तो first reaction more feasible at एनोड। तो इस तरीके से आपको बेटा जब कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगी तभी आप इस तरह के सवाल कर पाएंगे। समझ आया है तो ही आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे। देखो मैंने इसी क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन बना दिया और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग कर लेंगे इसे। बहुत बढ़िया बेटा, अमेजिंग, ठीक है। चलो यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो हम कल शुरू करेंगे। बस एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ लेते हैं। शी क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो आपको पता है ना कि वुमेन्स में बहुत पावर होती है, हर चीज जो होती है वो वुमेन से ही शुरू होती है, राइट? यस। तो ऐसे मत सोचना कि मैं वुमेन्स की बहुत तारीफ कर रही हूँ। आई एम जस्ट रिस्पेक्टिंग व्हाट वुमेन्स डू इन आवर लाइफ, राइट? यस। तो बहुत काम करते हैं, बहुत चीजें होती हैं जो वुमेन से ही शुरू होती हैं। अगर आप लाइफ की बात करोगे तो लाइफ स्टार्ट एक वुमेन से होती है, राइट? यस। शी हैज दी पावर, उसके पास वो पावर है कि वो जिंदगी प्रोवाइड करती है किसी को, तो वो बहुत बड़ी पावर होती है। सेम इसी तरह से शी जो है वो है जननी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की। कैसे? अब क्या हुआ आईयूपीएससी ने क्या किया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 वोल्ट वैल्यू दे दी। पोटेंशियल स्पेलिंग ही ना कई बार गलत कर देती हूँ। 0 वोल्ट दे दी। मतलब बेटा क्या किया उन्होंने ना एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया? पहले मैम आपके लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगी, ठीक है। ओपन नहीं है क्या? चलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। नहीं बना यार, ये तो फिर से एक लास्ट ट्राई करेंगे। नहीं बन रहा, ठीक है, मैं अपने आप बना दूंगी। तो ये है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में उसी का एक्वस सोल्यूशन होगा, तो यहां पर आपके पास में H+ एक्वस प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर क्या होता है दैट यहां पर आपके पास में इस तरीके से कुछ, मैं बहुत गंदी डायग्राम बनाती हूं बेटा, सॉरी, ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में यहां पर क्या होता है? ये आपकी प्लैटिनम की वायर होती है और ये आपकी प्लैटिनम की फॉइल होती है, ठीक है। तो ये है आपका ग्लास ट्यूब, ठीक है, और ये आपकी है प्लैटिनम वायर और ये बेटा आपका है प्लैटिनम फॉइल, ठीक है। ये आपका H+ का एक्वस सोल्यूशन है और यहां से आपकी H2 गैस यहां पे डाली जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रोड को आप कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हो, आप एनोड की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आईयूपीएससी ने क्या किया? आईयूपीएससी ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? एक अपनी तरफ से वैल्यू दे दी 0 वोल्ट,
यानी कि अगर आप इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह यूज करोगे तो आपकी रिएक्शन क्या बनेगी मैम? एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो यानी कि आपके पास में H2 है जो आपको H प्लस इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये आपकी एनोड पे रिएक्शन बन जाएगी। तो इस टाइम पे अगर आप इसका E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके बराबर होगा? E नॉट ऑफ H प्लस H2 टू H प्लस, ये वैल्यू जो है वो बेटा 0.00 वोल्ट दे दी। किसने? IUPAC ने। ठीक है, कहते कि अगर आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर आपने एक एनोड की तरह यूज किया तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वो आएगा 0। ठीक है, अगर आप इसी को कैथोड की तरह यूज करने की कोशिश करोगे तो आप कैथोड की तरह यूज करो, रिएक्शन क्या हो जाएगी? बस उल्टी हो जाएगी, H प्लस इलेक्ट्रॉन देके हाफ H2 गैस दे देगा। ठीक है, और मैम इस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और मैम वो किसके बराबर होगा? H प्लस से H2 जाएंगे, और ये भी 0.00 वोल्ट के इक्वल ही होगा। ठीक है, हाँ, तो ये IUPAC ने कर दिया। अब IUPAC ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा जो हमारे पास सिस्टम्स हैं हम ना पूरे सेल का EMF कैलकुलेट कर पाते हैं। अब अगर आप पूरे सेल का EMF कैलकुलेट कर पाते हो, आपको पता है कि जो E नॉट ऑफ सेल होता है वो E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर बेटा आपके पास में E नॉट ऑफ सेल है, क्योंकि आप जब कैलकुलेशंस करोगे कोई भी सेल की तो आपको EMF ऑफ सेल उस मीटर में मिल जाता है, तो ये तो आपको मीटर दे देता है। ठीक है, अगर आप इस रिडक्शन पोटेंशियल को मान लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लो तो आपको इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल पता है कितना? 0 होगा। अगर आपको ये भी पता है कि कैथोड पे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है तो उसका EMF तो 0 होगा, तो आपके पास ये भी है, तो क्या आप ये तीसरी चीज निकाल सकते हो? हाँ, तो यानी कि हाइड्रोजन को 0 वैल्यू देके हमने उसकी रेफरेंस में बाकी सभी जो आपके जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इन सब की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पढ़ने को मिलती हैं वो वैल्यूज कहां से आई? हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। यानी कि हाइड्रोजन वो था जिसने अपना दान कर दिया, उसने कहा ठीक है मेरे को 0 वैल्यू दे दो, मेरे को एक रेफरेंस वैल्यू दे दो, फिर मेरे साथ में आप दूसरे इलेक्ट्रोड को लगाओगे। अगर मैं कैथोड हूं तो वो एनोड बनेगा, है ना, मैं कैथोड हूं तो वो एनोड बनेगा, हम पूरा सेल बनेंगे, और फिर हमारी एक EMF वैल्यू आएगी जो आप रीड कर सकते हो। तो आप ये EMF वैल्यू सेल की रीड कर लोगे। आपको मेरी वैल्यू तो पहले से पता है, तो आप इनकी सबकी वैल्यूज खुद से निकाल सकते हो। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसकी रिस्पेक्ट में बाकी सभी इलेक्ट्रोड्स की वैल्यूज कैलकुलेट की गई हैं। जो जितने भी आपके पोटेंशियल्स हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स हैं या रिडक्शन पोटेंशियल्स बोल लो, वो सब हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए हुए हैं, और इसीलिए हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को 0 बोला जाता है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी के नाम से जाना जाता है। एक एग्जांपल दे देती हूं, जैसे कि मान लो कि मुझे लेटर से SN इलेक्ट्रोड है आपका, और मुझे उसका रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन उसका पोटेंशियल नहीं पता, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? मैं क्या करूंगी, मैं एक साइड ले लूंगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मैंने एक साइड ले लिया SHE, एक साइड मैम ने ले लिया SHE। ठीक है, हाँ, और मुझे पता है कि इसकी E नॉट वैल्यू जो है वो क्या है? 0.00 वोल्ट है। फिर बेटा दूसरी साइड मैंने क्या किया, दूसरी साइड मुझे जिसका कैलकुलेट करना था, यहां पे सॉल्ट ब्रिज लग जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड मुझे जिसका कैलकुलेट करना था लेट अस से SN, तो ये आपका SN4 प्लस का सोल्यूशन हो जाएगा, और ये आपका SN सॉलिड का इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, मुझे इसका कैलकुलेशन करना था तो मैंने ये कैलकुलेशंस के लिए इसको यूज कर लिया। फिर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे आप मीटर लगाते हो और यहाँ पे आपको E नॉट ऑफ सेल मिलता है। ठीक है, तो मैंने जब इसकी कैलकुलेशन की तो इमेजिन कर लो कि मेरे पास जो E नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करके इस मीटर के अंदर आया वो आ गया लेट अस से Y वोल्ट। ठीक है, तो मेरे पास E नॉट ऑफ सेल आ गया Y वोल्ट। ठीक है, इसको मैंने एक कैथोड की तरह यूज किया,
इसको मैंने एक कैथोड की तरह यूज किया मान लो, ठीक है, तो ये मेरा एनोड होगा, समझ आ रहा है, तो ये मेरा एनोड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मुझे पता है कि जो ई नॉट ऑफ सेल होता है वो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड के बराबर होता है। मुझे पता है कि ये ई नॉट ऑफ सेल कितनी वैल्यू आ रही है, y आ रही है, तो मैम ये y आ रही होगी, दिस इज इक्वल टू ई नॉट, कैथोड पे क्या है मेरा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, तो यानी कि मैम रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का आएगा यहाँ पे, ई नॉट ऑफ H+2H2, ठीक है, माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका चाहिए, SN4+ का, तो मैम ये हो जाएगा SN4+2 SN, है ना, यस, ये भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अब मुझे पता है कि ये Y है और मेरे को IUPAC ने बता दिया कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो वो 0 है, तो मेरे को ये वैल्यू भी पता है, तो माइनस ऑफ SN4+ SN के बराबर होगा ये। यहां से बेटा आपके पास में E नॉट SN4+ से SN आ गया एंड दिस इज इक्वल टू -Y वोल्ट। तो यानी कि आपने यहां से क्या कैलकुलेट कर लिया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SN4+। आपने SN4+ का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं आपको कहूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SN का क्या है, तो आप कहोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ SN इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो कितना बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ -Y विच इज इक्वल टू +Y वोल्ट। तो यानी कि इस तरीके से आपने अलग अलग सभी जितने भी मेटल्स थे उन सब के रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर लिए शी को यूज करके, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके, है। तो उसने अपनी बलिदानी दे दी कि मुझे 0 दे दो ताकि आप बाकी सबकी कुछ वैल्यूज निकाल सको। तो जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हम कल पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रेफरेंस में निकाले गए हैं, ठीक है बेटा, यस, वेरी गुड। तो इसके साथ आज हम सेशन को एंड करते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज समझ आया होगा बेटा, हमने आज बहुत सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। तो अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो उस पार्ट को फिर से देखो, अपने कॉन्सेप्ट्स को जरूर क्लियर करना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर आगे का पार्ट नहीं समझ आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, लेकिन आपको बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो कर लोगे आप लोग, कर लोगे सारे, वेरी गुड बेटा। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई नो मैंने एक स्टोरी डिस्कस करने के का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज ना बहुत लंबा लेक्चर हो गया है और अब मैम आपको वो जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो नेक्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में बताएंगी, ठीक है। ओके, तो बेटा तब तक के लिए ना आप अच्छे से प्रिपेयर करो, मेरे को कॉमेंट्स में सारे होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर्स देना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो, होमवर्क चाहिए आपको, सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो जितना पार्ट हमने कर लिया उसके, ठीक है। और एनसीईआरटी को रीड करो, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। होमवर्क लिखूं क्या, चलो लिख देते हैं भाई, होमवर्क लिख देते हैं। ये हम कल करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, ये हम कल करेंगे। तो मैम होमवर्क दे दीजिए। तो बेटा होमवर्क क्या है आपका, अगेन रीड एनसीईआरटी, ठीक है, प्रैक्टिस शीट, होमवर्क क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं एंड सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स इन एनसीईआरटी ऑफ द पार्ट कवर्ड। ये है आपका होमवर्क, इतना होमवर्क आपको करना है, ठीक है। यस, अगर इतना कर लोगे तो आप में से किसी को भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। यस, तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑल द वेरी बेस्ट।